इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम कैसे बढ़े। ठीक है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। हमने अभी तक जितने भी सारे एटम्स पढ़ लिए हैं मॉडल, तो उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ड्रॉबैक मिल ही जा रहे हैं। ठीक है। अब ये लास्ट मॉडल आया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इतने सारे मॉडल्स के बाद, जिसने सारी चीजों को कवर कर लिया है, मतलब सबको एक्सप्लेन करने में मदद की है। तो इस मॉडल में ऐसे दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुए हैं जिसने इसको पूरी तरह से परफेक्ट बना दिया। ठीक है। तो वो पहली चीज क्या है जो इंक्लूड हुई है? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अभी तक हमने देखा था कि डुअल बिहेवियर कौन शो कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर शो कर रही है डुअल बिहेवियर। ठीक है। इसमें दो तरह की फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये कैसे बिहेव कर रही है? पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और वेव की तरह भी बिहेव कर रही है। ठीक है। ये हमने देख लिया। अब एक नई चीज आ गई कि भाई मैटर जो है वो भी डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। कैसे? मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो कुछ जगह ले रही हो, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, और जिसका कुछ मास हो, वो मैटर होता है। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज है वो सारी मैटर है, मैटर से बनी है। ठीक है। तो अब ये तो एक ही बिहेवियर शो करता है, कैसे पार्टिकल की तरह मैटर। आप कुछ भी चीज देख लो, आप ये नोट देख लो स्टिकी, अब ये किससे बना है? मैटर से बना है। और ये कैसा है? वेव की तरह मूव कर रहा है क्या? नहीं, ये तो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना। तो ये कैसे वेव की तरह बिहेव कर सकता है? मैटर कैसे वेव बन गया, ये हम देखेंगे। और ये हाइपोथेसिस बताई किसने थी? ये डी ब्रॉगली ने बताई थी। ठीक है। लुइस डी ब्रॉगली 1924 में इन्हें प्रपोज किया था कि मैटर जो है रेडिएशन की तरह ही डुअल नेचर शो करता है, मतलब पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी प्रॉपर्टीज दिखाता है। और इन्हें अपनी हाइपोथेसिस में, अपनी रिलेशन में बताया क्या था कि जो मूविंग पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल है तो चल रहा है, ठीक है, उस मूविंग पार्टिकल में एक वेवलेंथ होगी और मोमेंटम होगा। ठीक है। अब ये वेवलेंथ तो कहाँ पे आती थी? जहां पे वेव होती है, वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ निकालेंगे ना भाई। बट इन्हें बताया कि मैटर में भी वेवलेंथ होती है और मोमेंटम होता है। उनका रिलेशन कैसा होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। लैम्डा क्या है? ये वेवलेंथ है। एच प्लैंक कांस्टेंट है। एम मास है। वी वेलोसिटी है। तो ये लैम्डा और मोमेंटम कैसे जुड़े हुए हैं, ये इनने बता दिया इस रिलेशन में। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अच्छा, इनने इतना सब बता तो दिया, बट एक्चुअल में क्या होता है ना। अच्छा, इसमें तुम लोग सोच रहे हो कि मोमेंटम कहाँ से आ गया, है ना। मोमेंटम, ये जो एम वी दिख रहा है ना, यही मोमेंटम होता है। पी इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये पी होता है, राइट। तो ऐसे लैम्डा और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पी के। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ऐसे इनवर्सली रिलेटेड है ये लोग। बट ये पता कैसे चला, हम कैसे मान ले कि ये सही है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसकी वजह से ये पता चला। मैटर को लिया था, जैसे कि रेडिएशंस के एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हें किसी चीज पे बम्बार्ड किया या शो थ्रो किया, तो उनने क्या कर लिए, एक पैटर्न बना लिए, रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्रैक्ट हो गए, ऐसी सारी चीजें कर ली। यहाँ पे हमने क्या किया, उनने मैटर को इस तरह से एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया। तो क्या पता चला कि मैटर जो है उसको अगर बीम से हम पास करवाएंगे तो क्या होगा, वो कुछ डिस्क्रीट, कुछ डिफ्रेक्टेड पैटर्न देगा। ऐसे जो रिंग्स होती है ना, ऐसे सर्कुलर से ये पैटर्न देगा। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। जैसे आपको डिस्क दिख रही है ये, वैसे कुछ पैटर्न बना देगा, मतलब डिफ्रैक्शन करेगा। और ये डिफ्रैक्शन एक्चुअल में कौन कर सकता है? सिर्फ वेव कर सकती है। ठीक है। तो मतलब ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है मैटर, जब इसको क्या कर रहे हैं हम, पास करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक मैटर है, सब एटॉमिक पार्टिकल है ना वो। अल्टीमेटली है क्या? वो पार्टिकल है।
तो पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को जब क्या किया, पास करवाया हमने, तो उसको ऑब्जर्व किया, फिर एक डिस्क से स्लिट से पास करवाया, और डिटेक्टर्स लगे रहते हैं जैसा हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स में देखा है। तो वो डिटेक्टर के ऊपर ना कुछ ऐसे पैटर्न दिख रहे थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले पैटर्न दिख रहे थे। तो इससे पता चला कि यार ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होके भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया। ठीक है। और ये वाला जो प्रिंसिपल ऐसे कहाँ अप्लाई करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो बहुत एक्यूरेट रीडिंग देता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको अप्लाई करते हैं। और अ, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, छोटी सी चीज जो होती है, हम स्लाइड बनाते हैं, उसमें जो भी चीज है उसको बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो जो हमारा नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से है ना, उससे ज्यादा ये हमको एक्यूरेसी देता है, मतलब ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है चीजों को। तो ये छोटी सी चीज को दिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट पे ये वाला जो फंडा है ये अप्लाई होता है। ठीक है। कौन सा वाला फंडा, ये डी ब्रॉगली ने जो बताया कि यार मैटर जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल तो है ही, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वेवलेंथ का। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है याद है, जैसे कि ये एक वेव है, ठीक है। अब ये जो दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैक्रो मतलब जो बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट बॉल, बैट, कुछ भी चीज जिसको तुम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब इनका जो मास होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। तो इतने ज्यादा मास में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, मतलब मास मैटर से बना है, कितना मैटर है उसी को हम मास बोलते हैं। अब ये पेन का मास क्या है, इसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है, तो उसका मास हो गया। तो वैसे ही अगर ज्यादा मास होगा तो उससे जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी ना, वेवलेंथ बनेगी, वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होगी, मतलब बहुत 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 छोटी होगी। तो उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी सी वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता मैटर के ऊपर, राइट। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में तो ये नहीं अप्लाई होता, हम नहीं करते। अब अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल है, इनके ऊपर अब इनका मास क्योंकि बहुत 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 छोटा है, तो जो वेवलेंथ बनेगी ना इनसे, वो डिटेक्ट इजीली हो जाती है, क्योंकि मास कम है तो वेवलेंथ दिख पा रही है, मास इतना सारा है तो वेवलेंथ हम दिख ही नहीं पा रहे हैं बड़े माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में। उल्टा यहाँ पे हो रहा है, वेवलेंथ हम इजीली डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो फंडा है ना, ये वाली जो थ्योरी है वेव नेचर वाली, वो अच्छे से एप्लीकेबल होती है और उसको हमें अप्लाई करना ही पड़ता है चीजों को स्टडी करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये आपने देख लिया डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पीछे। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, हेजनबर्ग। ये दो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, ये अप्लाई करके ही क्वांटम मॉडल बना था एटम का। ठीक है। तो हेजनबर्ग, वर्नर हेजनबर्ग ने क्या बोला था, इनने बताया था कि हम प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और जो उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम है उसको नहीं पता लगा सकते। मतलब थोड़ा सा पीछे जाके सोचते हैं, ठीक है। हमने अभी पिछले वीडियो में एक मॉडल पढ़ा था, बोहर मॉडल। बोहर ने क्या बताया था कि यार कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें बोहर ऑब्जेक्ट नाम, ऑर्बिट नाम दिया गया था। उसमें ना इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता, वो क्या बोलते, कोलैप्स नहीं होता, ये सारी चीजें बताई थी। बट अब ये फंडा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हेजनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कदर, इस स्पीड में घूमता है कि तुम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं निकाल सकते हो, ना ही उसके मोमेंटम या उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड, उसको निकाल सकते हो। ठीक है। अब ये जो है ने रिलेशन दिया था, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है पर तुम लोग को सिर्फ रिलेशन याद रखना है। डेल एक्स, डेल मतलब ये जो ट्राइंगल होता है डेल्टा, इसका मतलब चेंज। तो डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, मल्टीप्लाई चेंज इन मोमेंटम। ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू, बड़ा या बराबर होगा किसके, 4πh के। ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। पाई, 4 तो कांस्टेंट नंबर ही है, पाई मतलब 22/7 या 3.14, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। अब ये जो दो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं ना, ये सब सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए रहेंगे।
बड़े ऑब्जेक्ट हमें कभी भी वेव की तरह मूव होते नहीं दिखते, ना ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये नेग्लिजिबली स्मॉल, मतलब बहुत भयंकर छोटा होता है, तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर देते हो। ठीक है, ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब इलेक्ट्रॉन की या कोई भी सब एटॉमिक बहुत ही छोटे पार्टिकल की पोजीशन का तुम पता नहीं लगा सकते एग्जैक्ट, जैसा कि पहले लगा पा रहे थे, जैसा कि बोर ने बोला था थियोरेटिकली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो दो चीजें पड़ी ना, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग, इनको कंबाइन किया है श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन में। ठीक है, इन्हें क्या बताया, ये इन्हें जो इक्वेशन दी है एक मैथमेटिकल टूल है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, इनने डी ब्रॉगली इक्वेशन और अनसर्टेनिटी को कंबाइन कर दिया है, राइट। अब ये देती क्या इक्वेशन, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, क्योंकि ये वेव फंक्शन देती है साई और प्रोबेबिलिटी देती है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। मतलब जो वेवलेंथ होती है ना, उसके बारे में, ये एम्पलीट्यूड होता है वेवलेंथ का, जैसे वेव है कोई भी, तो उसका एम्पलीट्यूड कितने हाइट तक वो जा रही है, वो ये साई बता देता है। ये जो श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी उससे हम एम्पलीट्यूड पता कर लेते हैं। दूसरी चीज साई स्क्वायर, साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी, मतलब तुम्हें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है किस टाइम पे, वो प्रोबेबिलिटी बताती है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहा है कोई, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, राइट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये दो चीज पता चली, एक तो वेवलेंथ और सॉरी एम्पलीट्यूड वेव का, और एक प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ढूंढने की। ठीक है, अब ये जो दो नई बहुत ही खतरनाक सी चीज आ गई, मतलब रिवॉल्यूशनरी चीज आ गई एकदम, कि भाई मैटर को ही तुमने बदल के रख दिया है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इसने ना जो बोर का मॉडल था उसको बिल्कुल क्रम्बल कर दिया, टुकड़ों में छोटे छोटे तोड़ के फेंक दिया। मतलब अब ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है क्वांटम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पहली चीज क्या हुई कि जो वेव नेचर था उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब इनने पार्टिकल को क्या माना, मैटर को पार्टिकल की तरह माना, वेव की तरह तो माना ही नहीं, तो ये वैसे ही खारिज कर दिया गया भाई, गलत है। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इनने उल्लंघन कर दिया, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको झूठा कर दिया। कैसे, इनने बोला कि यार प्रिसाइजली ऑर्बिट होती है, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बहुत तेज तेज एनर्जी में घूम रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या किया इनने, मतलब इस प्रिंसिपल हेजनबर्ग को इनने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं इंक्लूड किया अपने मॉडल में, नहीं बता पाए। तो ये जो बोहर ऑर्बिट का आइडिया था, इन्हें बताया था स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर के अपने नाम पे दे दिया था, वो एक्चुअल फिजिकल क्या बोलते हैं उसको, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि तुम सिर्फ थ्योरेटिकली उसको पढ़ सकते हो, ऑर्बिट्स को, बोहर ऑर्बिट्स को, लेकिन फिजिकली इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आज की दुनिया में, राइट। तो इसीलिए ये वाला मॉडल क्या हो गया, खत्म। अब हमने दो नए प्रिंसिपल देखे, तो वो दो नए प्रिंसिपल पे एक नया क्वांटम वाला मॉडल पढ़ेंगे हम एटम का। ठीक है, इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डुअल बिहेवियर किसका रखा इनने, मैटर का, इन दो चीजों को ध्यान में रखा, तो मॉडल क्या हो गया, ज्यादा एडवांस हो गया। इसके बाद इन्हें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दिया, कहाँ से, इनने जो एग्जैक्ट लोकेशन निकाल पा रहे थे उससे शिफ्ट करके इन्हें प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कहाँ मिल सकता है वो, पर ये नहीं बता सकते हो वहीं के वहीं बैठा होगा। इलेक्ट्रॉन ना छिपकली जैसा होता है, एक जगह नहीं रुकता, वो भागता रहता है इधर उधर, राइट। फिर इन्होंने क्या किया, और बाइटल्स, इसका इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, कैसे, अभी तक हमने ऑर्बिट 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 पढ़ा था, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, बट ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा, आने वाला है, उसमें इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। ठीक है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये प्रोबेबिलिटी को निकालने में बहुत बड़ी मदद कर देती है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा एग्जैक्ट, उसकी बस प्रोबेबिलिटी बताने में ये ऑर्बिटल्स मदद करती है, ना कि ऑर्बिट। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ पूरी तरह से आ चुके हैं, क्योंकि दो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़ लिए, राइट। देखो कैसे टाइमलाइन क्या है एटॉमिक मॉडल्स की, मतलब कैसे एक से इनिशियल से थोड़े से एडवांस स्टेप की तरफ आए। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम नाम की एक चीज है इनडिविजिबल,
कुछ नहीं है, इसको तोड़ नहीं सकते तुम, सबसे छोटी है। उसके बाद आए जे जे थॉमसन, उन्होंने बताया नहीं भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबने अलग अलग डिस्कवरीज की, फिर इनने मॉडल में बताया कि ऐसे ऐसे अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। उसके बाद रदरफोर्ड है, इनने कहा नहीं भाई ऐसे अरेंज नहीं है, प्रोटॉन बीच में और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहा है। फिर आए नील बोर, इनने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है, एक परफेक्ट जो ऑर्बिट है, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट, उसमें घूम रहा है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, जो बीच का ये पार्ट है ना पॉजिटिव वाला, उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं है न्यूट्रॉन भी है, ये बताया नील बोर ने। अब ये भी डिस्कार्ड कर दी गई थ्योरी। फिर आए श्रोडिंजर, इनने दो चीजों को मिक्स किया, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन और जो दूसरी चीज हमने पढ़ी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उनको इंक्लूड किया। इतने बताया यार इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, कहीं भी इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब ये ऑल टाइम हर जगह घूमता रहता है, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हम एक सोचो, एक बेसिक चीज से इतनी एडवांस चीज की तरफ आ गए। अब फाइनली हम वो मॉडल पढ़ेंगे, राइट, अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। And if you like the video, kindly like, share, and subscribe. Till then, bye bye. Keep studying.